हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ भाई विशाल भारती सर में। देखिए, आपका एसएससी एमटीएस का जो 5 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट वाला एग्ज़ाम हुआ था, यह उसका प्रश्न पत्र है जो मैं पूरे क्वेश्चन का मैं एनालिसिस कराऊंगा। और पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर नोटिफिकेशन जरूर सेट कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है आपका यहाँ पर पहला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन भी आप लेकर बैठिए, नोट कर लीजिएगा बेसिकली इस प्रश्न को, क्योंकि देखिए बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल मेरे पढ़ाए हुए ही सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो पूरा जरूर इसको लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए केवल। ठीक है, देखिए क्या है, तो साझी है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य या क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कला और उत्सव शैली है। जो साझी है तो वो ऑप्शन है, देखिए क्या है, केरल है, उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र या असम उड़ीसा। तो क्या होगा बताइए। देखिए उसका उत्तर क्या है, जो साझी जो है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र मथुरा और वृंदावन की एक प्राचीन लोक कला है। तो इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से है। जो साझी होता है वो दो रूपों में सिद्ध होता है। दीवार पर साझी होता है जिसमें पितृपक्ष के दौरान कुंवारी कन्याएं गोबर और रंगों से दीवारों पर सुंदर आकृतियां बनाती हैं। और मंदिरों की जो साझी होती है वो वृंदावन के मंदिरों में सूखे रंगों जैसे फूलों के चूर्ण के माध्यम से जमीन पर या पानी के ऊपर जटिल डिजाइन बनाया जाता है। तो ये आपका है उत्तर बी है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र ब्रज क्षेत्र ना, इसको आप सर्कल कर लोगे। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न है, राय बेशे भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक और मार्शल युद्ध कला लोकनृत्य, जो जिसे इंग्लिश में हम तो रायबेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर राय बेशे भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक मार्शल यानी युद्ध कला लोक नृत्य है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड। बताइए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए जो रायबेशे हैं वो पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही शक्तिशाली मार्शल लोक नृत्य है। ठीक है, शक्तिशाली मार्शल लोक नृत्य है और इसमें प्रमुख भारतीय मार्शल आर्ट्स की सूची है, जिसमें कलारीपट्टू है, जिसमें हम केरला में मनाया जाता है, मर्दानी खेल है महाराष्ट्र का है ना, और परिपंखा बिहार का है, और सिलबम जो है वो तमिलनाडु का है, और थांगटा मणिपुर का है, गतका जो है वो पंजाब का है। तो ध्यान दीजिएगा, जो रायबेशे जो है वो पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही शक्तिशाली मार्शल लोक नृत्य है। तो पश्चिम बंगाल पर आप टिक कर लोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, देखिए मिलाते रहिएगा और जिन बच्चों ने अपना पूरा सही किया होगा वो अपना चेक भी कर सकते हैं, हाँ मेरा क्या सही है कितना गलत हुआ है। ठीक है इसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध जो उपन्यास है रायट द नॉवल के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया, देखिए सवाल आया हुआ है ये। तो रायट द नॉवल के लेखक उनके नाम पूछे गए हैं, याद रखिए, अरुंधति रॉय, शशि थरूर या चेतन भगत या अमिताभ घोष। याद रखिए जो ये रॉयल नॉवल है ये आपके शशि थरूर सर हैं। कौन है, शशि थरूर है ना, वो केरला के सांसद हैं, बहुत ही विद्वान आदमी हैं, तो शशि थरूर है। तो यह उपन्यास 2001 में प्रकाशित हुआ था और यह भारत में धार्मिक दंगों, प्रेम, घृणा और इतिहास के विषय पर आधारित है। क्योंकि पूछता है कि यह पुस्तक किस विषय पर आधारित है, तो आप लिख सकते हो धार्मिक, गंगा, प्रेम, घृणा, है ना, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर इसके भी और मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर को आप टिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो लेखक हैं उनके पुस्तकें भी देखिए लिखा हुआ हूँ मैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि जब आपका हृदय धड़कता है और रक्त को पंप करता है तो उस समय धमनियों में उत्पन्न होने वाले अधिकतम दबाव को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसे हम डायस्टोलिक दबाव कहते हैं या सिस्टोलिक दबाव कहते हैं या वायुमंडलीय दबाव कहते हैं या नाड़ी दबाव। क्या होगा आंसर बताइए इसका। तो देखिए इसमें आपका क्या है, सिस्टोलिक दबाव क्या है, यह एक अधिकतम दबाव है जो हृदय के संकुचित होने, जो धड़कने के दौरान धमनियों की दीवारों पर पड़ता है। और जब डॉक्टर इसी को हम जो है रक्तचाप मापते हैं तो यह ऊपर वाला नंबर जैसे 120 180 है, इसमें से 120 होता है। तो इसमें सिस्टोलिक जो है दबाव वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है, ये पूछता है एग्जाम में कि रक्तचाप को मापते किससे हैं, तो याद रखिएगा इस स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, ये नोट पॉइंट है, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। और ये भी पूछता है कि एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप जो है लगभग वो आपका 120 से 80 जो है वो मिली यहाँ पर है माइक्रो जो है ग्राम में यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, इसको आप यहाँ से याद कर लीजिएगा।
इसको सब लिख लीजिएगा जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए कि सौर मंडल के ग्रहों में जो चमक के आधार पर शुक्र जो वीनस है वो किस स्थान पर आता है। वीनस बताइए किस स्थान पर आता है। तो एमंग द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम व्हाट इज द रैंक ऑफ वीनस इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। देखिए क्या है, पहले इसका उत्तर देख लीजिए कि ग्रहों में जो स्थान है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में जो है शुक्र भी है, सबसे चमकीला ग्रह है और रात के आकाश में इसकी चमक इतनी अधिक होती है कि इसे आसानी से बिना दूरबीन के देखा जा सकता है ना। और आकाश में जो सभी पिंडों में स्थान, यदि हम चंद्रमा और सूर्य को भी शामिल करें तो आकाश में दिखने वाली वस्तुओं में शुक्र का वो तीसरा स्थान है, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र की पूरे अगर हम लेकर के बात करें तो कि सौर मंडल में ना, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो आपका तीसरा हो जाएगा, क्योंकि वीनस पूछा गया है तो तीसरा, थर्ड स्थान है, ठीक। और सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा मरकरी है ना, मरकरी, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें जो चमक का जो कारण होता है वो एल्बिडो है। शुक्र का जो एल्बिडो है बहुत अधिक, लगभग 0.7 होता है, यानी इसका अर्थ है कि अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग 70% हिस्सा जो है वो परावर्तित कर देता है, इसीलिए ऐसा होता है। देखिए क्या है नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में देव दीपावली का त्यौहार किस महान व्यक्तित्व के निर्माण मोक्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए क्या होगा। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर या गुरु गोविंद सिंह या राजा जनक, बताइए क्या होगा। देखिए जो बिहार है, विशेषकर जो पावापुरी है, नालंदा मनाया जाता है, यह देव दीपावली जैन परंपरा के अनुसार मुख्य रूप से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण मोक्ष के दिवस पर के उपलक्ष्य में यह मनाई जाती है। तो याद रखिएगा जैन धर्म के लिए ना भगवान महावीर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को आप सही करोगे, ठीक। आगे देखिए क्या है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्योदय के समय में लगभग कितना अंतर है। यानी गुजरात और अरुणाचल में सूर्योदय के समय के भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, क्या है इसमें से। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश होता है वो है जो भारत के पूर्वी छोर पर स्थित है, इसलिए यहाँ सूर्योदय जो है वो गुजरात की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। और यह अंतर लगभग जो है वो 30 डिग्री जो है वो देशांतर विस्तार के कारण ऐसा होता है। कारण क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण देशांतर पर 4 मिनट का समय अंतर होता है। अब चूँकि गुजरात और अरुणाचल के बीच लगभग 30 डिग्री के यहाँ पर देशांतर का अंतर है, तो इसलिए 30 टाइम्स बाई 4 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 2 घंटे का अंतर आता है, ठीक। तो देखिए क्या है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप सही कर लोगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, सोरठी लोक परंपरा और संगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। सोरठी जो पूछा गया है वो किस लोक परंपरा और संगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए क्या है आपका ऑप्शन, कच्छ और सौराष्ट्र, बुंदेलखंड, मारवाड़ या विदर्भ, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सोरठी शब्द जो है वो सोरठ से आया हुआ है, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये यहाँ पर कच्छ और सौराष्ट्र का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने ए वाला सही किया होगा उनका सही होगा, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे मारवाड़ या विदर्भ लगा कर आए होंगे, तो उनका देखिए गलत हो जाएगा, ठीक है क्योंकि ये भी आपका गुजरात का ही हिस्सा है और कच्छ और सौराष्ट्र भी आपका गुजरात का ही हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार 20 का नोट किस वर्ष शुरू किया गया। देखिए इस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था कि 20 रुपये के नोट पर प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए क्या है, स्वतंत्र भारत में पहली बार 20 रुपये का नोट किस वर्ष शुरू किया गया था, यानी जब आज़ाद हुआ था। तो देखिए क्या है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ने यह 1 जून 1972 को 20 रुपये का नोट जो है पहली बार जारी किया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसे मुख्य रूप से चलन में नोटों की संख्या को नियंत्रित करने और 10 रुपये के नोटों के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। और इसका जो डिजाइन किसने किया था ये पूछता है एग्जाम में, कि शुरुआती नोट जो है वो लायन कैपिटल सीरीज़ के पीछे की तरफ संसद भवन का चित्र बना हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 जून 1972 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है कि चोल शिलालेख में वर्णित जो वेट्टी है वो कर किस रूप में लिया जाता था। यानी चोल जो शिलालेख था उसमें वर्णित वेट्टी कर, हम इसे कहते हैं टैक्स कहते हैं, वो किस रूप में लिया जाता था।
द वेटी टैक्स मेंशन्ड इन चोलास इंस्क्रिप्शंस वाज टेकन इन विच फॉर्म। देखिए ऑप्शन क्या है, ए अनाज के रूप में इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, या जबरन श्रम के रूप में इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, या स्वर्ण मुद्राओं के रूप में इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, या पशुधन के रूप में इन द फॉर्म ऑफ लाइव स्टॉक। तो क्या होगा, देखिए जो चोल शासन है वो तमिलनाडु के चोल शिलालेख में 400 से अधिक प्रकार के जो टैक्सेस हैं इनका उल्लेख मिलता है। तो यह जो है चोल शिलालेख ये तमिलनाडु के रूप में है, तमिलनाडु में यह आपका है शिलालेख है, 400 अधिक प्रकार के करों के रूप में मिलता है। तो देखिए क्या है आगे, यहाँ पर वेट्टी का अर्थ क्या है। पहले वेट्टी जो है वो सबसे अधिक उल्लेखित कर रखा था, यह नकद के रूप में नहीं बल्कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी ज़बरदस्ती पैसा लिया जाता था। इसका अर्थ था कि आम जनता को राजा या राज्य के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था। और कदमाई जो है क्या है, इसी के कारण एक और प्रमुख जो है वो कदमाई था, जो भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, यानी अपनी ज़मीन देते थे लोग। इसका उपयोग कहाँ होता था, वेट्टी के माध्यम से मजदूरों से सार्वजनिक संपत्तियाँ जैसे तालाबों, मंदिरों या बांधों के निर्माण में काम लिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका ऑप्शन होगा, तो जबरन श्रम के रूप में, या अनाज के रूप में, या स्वर्ण मुद्राओं के रूप में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अधिक करों के रूप में, तो यहाँ से आपका जो है जबरन श्रम के रूप में हो जाएगा लेबर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए वंजी निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश की राजधानी थी। वंजी है, तो ये चोल है, पांड्य है, चेर है, पल्लव। देखिए ये सब मैं पढ़ाया हुआ हूँ, ये सब पढ़ाए हुए प्रश्न आए हुए हैं ना, ये भी आपका चोल वाला शासक उससे प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इसके पहले जो मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स में आपको पढ़ा रहा था ये सब देखिए मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और डेली आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और प्लस वर्क है वो सब एक साथ आपका वीडियोस आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या है, तो चोल, पांड्य, चेर या पल्लव क्या होगा। जो वंजी है यह एक, देखिए क्या है, जो प्राचीन दक्षिण भारत का एक चेर राजवंश का एक राजधानी था जो वंजी था। इसका प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख इसका विवरण क्या है, राजवंश जो है चेरा है, जिन्हें हम केरल पुत्र भी कहा जाता था, और यह स्थान वर्तमान में केरल के मध्य उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र में से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा वो चेर राजवंश की राजधानी थी। किसकी थी, चेर। तो ऑप्शन नंबर सी को आप सही कर लोगे। ठीक है, और जिनका सही होगा तो वो अपना सही उनका आंसर है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए संविधान वाला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया, यानी नगर पालिकाओं का संविधान में किस भाग में हुआ है। तो संवैधानिक प्रावधान नगर पालिकाओं में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत एक नया भाग 9A जिसे पार्ट 9A जोड़ा गया। तो यह भारतीय संविधान में किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन है, तो ये याद रखिए इसमें भाग पूछा गया है, इसमें अनुच्छेद नहीं है, आपका नहीं है, तो ये आपका 9A में जोड़ा गया। किस में है, 9A। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका सही है। ठीक, इसको आप सही कर लोगे। बाकी इसके जो भाग अलग अलग दिए गए हैं, पार्ट 10 क्या है ना, पार्ट 11 क्या है, ये सब आप भाग इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, अंग्रेजों द्वारा भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा भारत भूमि अधिग्रहण अधिनियम देखिए 1858, 1881, 1894, 1905 क्या है। जो अंग्रेजों द्वारा भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है वो 1894 में पारित किया गया था। यह 1 मार्च 1894 को लागू हुआ, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य जैसे रेलवे और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण करना था। तो ये याद रखिएगा 1894, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए इसके बाद क्या है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ निर्वासित भेज कर दिया। तो देखिए क्या है, आफ्टर द 1857 रिवोल्ट वेयर द ब्रिटिश एग्जाइल बहादुर शाह जफर आफ्टर इम्प्रिजनिंग हिम। और पहला ऑप्शन देखिए अंडमान निकोबार, या रंगून, या लंदन, या काठमांडू। क्या है, पहले इसका रीजन देख लीजिए। गिरफ्तारी, क्रांति के विफल होने पर जो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में शरण ली, जहां से मेजर हडसन ने उन्हें गिरफ्तार किया। फिर मुकदमा क्या है, उन पर देशद्रोह, विद्रोह और हत्याओं का मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी पाया गया। और फिर निर्वासन,
अंग्रेज़ों ने उन्हें उनके परिवार के साथ रंगून बर्मा यानी वर्तमान में म्यांमार है भेज दिया गया और उनके बेटों और पोतों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। तो ये था यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र। तो बताइए क्या है इसमें ऑप्शन क्या है आपका? वो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफ़र को कैद करके कहाँ निर्वासित कर भेज दिया गया था? तो अंडमान निकोबार, रंगून या लंदन या काठमांडू। तो याद रखिए आपका रंगून जो है वो म्यांमार में भेज दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी को आपका सही है। इसके बाद देखिए क्या प्रश्न है, ठीक है। आप पूरा अपना सही करते रहिएगा, ठीक है, और इसको नोट भी करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न दोबारा नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। एसएससी जो है वो पिछले सालों को ही क्वेश्चन पेपर को रिपीट कर रहा है और बाकी मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। इसके बाद देखिए क्या है, भुगतान संतुलन बीओपी जो है वो चालू खाते करंट अकाउंट के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका विवरण रखा जाता है? यानी जो चालू खाता होता है करंट अकाउंट। देखिए विदेशी निवेश और ऋण या फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स के लिए, या वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार एवं हस्तांतरण भुगतान के लिए, या विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन के लिए, या केवल स्वर्ण का आयात निर्यात यानी गोल्ड का आयात निर्यात करने के लिए। तो याद रखिए जो भुगतान संतुलन है वो बीओपी ये चालू खाते के अंतर्गत मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार एवं स्थानांतरण भुगतान जिसे ट्रेड इन गुड सर्विस कहते हैं एंड ट्रांसफ़र पेमेंट वो दर्ज किए जाते हैं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? देखिए ये वस्तुओं के सेवाओं एवं व्यापार, वस्तुओं के सेवाओं व्यापार स्थानांतरण भुगतान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, भारत के उत्तरी मैदान में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो उत्तरी यहाँ पर मैदान है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। देखिए ये जो भारत का उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है, जिसे एल्यूवियल सॉइल हम कहते हैं इंग्लिश में। तो यह जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी से बनी है और यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, जो पोटास, फास्फोरस, एसिड और चूने से भरपूर होता है। और यह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। तो ये याद रखिएगा। कुछ जलोढ़ मिट्टी की कुछ विशेषताएं याद रखिए, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसे जो है पुरानी जलोढ़ को बांगर या नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ को याद रखिए बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। और इससे फसलें क्या होती हैं? गेहूं, चावल, गन्ना और दालों के लिए बहुत ही अत्यंत उपयुक्त होता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही यह उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परिचित एक्वेंटेंस शब्द की सही वर्तनी स्पेलिंग चुनिए। यानी ये देखिए इंग्लिश वाला पार्ट है, तो स्पेलिंग हमें चुनना है। एक्वेंटेंस का स्पेलिंग क्या होगा इसमें? तो देखिए ACQUAINTENCE, AQUAINTENCE या ACQUAINT। ये देखिए सी वाला आपका सही है, ACQ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को आप यहाँ से सही कर लोगे। इसके बाद देखिए क्या प्रश्न है, डिपार्चर है शब्द का सही समानार्थी है, सिनोनिम्स हमें चुनना है। क्या होता है? अराइवल जिसे हम आगमन कहते हैं, यानी डिपार्चर का सिनोनिम्स एग्जिट या स्टे या एंट्रेंस। तो डिपार्चर क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी स्थान को छोड़कर जाना। तो सिनोनिम्स क्या होगा बताइए? तो ये इसका आंसर होगा एग्जिट यानी निकास यानी प्रस्थान करना। तो डिपार्चर का ये सबसे सटीक आपका सिनोनिम्स है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को आप सही कर लोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने यह सवाल भेजा है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल हैं। अभी देखिए आपका रीजनिंग मैथ का अब कोई बच्चा कैसे भेज पाएगा, क्योंकि अब पहले या भेजोगे तो जानते हो कि अगर एसएससी की नज़र पड़ी तो बहुत रिस्क लेकर मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या है कि जायंट शब्द का सही समानार्थी शब्द चुनिए। जो जायंट है, जायंट मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो इसका तो आप ऐसे ही आप बिल्कुल यहाँ पे आप लगा सकते हो। देखिए इसमें तो आपका हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में कोई हिंदी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं समझने के लिए मैं लिखा हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो जायंट जो शब्द है उसका समानार्थी कोलोजल है। क्या है? कोलोजल है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो आप सही कर लोगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या एक्कोथिलॉजी। क्या है? पक्षी विज्ञान को किस में हम अध्ययन करते हैं? तो याद रखिएगा, जो इसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित जो है वो अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है। जो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को, तो देखिए क्या है, करेवा, दून, तराई, भाबर। क्या है सही उत्तर, देखिए दून से, क्या है, दून है। क्योंकि जो हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित जो घाटी होती है उसको दून कहते हैं ना। इसमें आप दून वैली नाम सुने होंगे, तो दून ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक। और बाकी जो आपका पैसेज वाले क्वेश्चन थे उसका देखिए बहुत 4-4 लाइन का सिर्फ था, आपका एजुकेशन बेस्ड था, सारे आंसर आपका दिए गए हैं उसी में। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपका यही है, और पूरा जीके का, कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन पेपर थे, और आई होप आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। बाकी इसके बाद जो जितने भी शिफ्ट के हैं पूरा पेपर के एनालिसिस मैं आपको इसी चैनल पे कराता रहूँगा। और अब चैनल बनना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल फॉर नोटिफिकेशन ज़रूर बेल कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी मैं वीडियोस अगर डालूंगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।